हैदर की पैनी और तीखी नजर सामने बैठी फिजा पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा, शक और सख्ती साफ झलक रही थी। फिजा उसकी घूरती निगाहों से बेहद असहज महसूस कर रही थी और घबराहट में बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी। कमरे का माहौल भारी और तनावपूर्ण हो चुका था। हैदर ने माथे पर बल डालते हुए गंभीर आवाज में पूछा, तो तुमने कहा था कि तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ रह चुकी हो, लेकिन तुम्हारा बेटा पैदा होते ही चल बसा और तुम्हारा पति बच्चे के जन्म से पहले ही एक हादसे में गुजर गया। क्या ये सच है मिस? फिजा का चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया, जैसे उसके जख्म फिर से हरे हो गए हों। उसकी आंखों में दर्द और यादों की परछाई झलक उठी। उसने धीमी लेकिन सच्ची आवाज में जवाब दिया, जी सर, यही सच्चाई है। हैदर अपनी रिवॉल्विंग चेयर से उठा और कुछ कदम चलकर उसके करीब आ गया। उसकी निगाहें फिजा को सर से पांव तक परख रही थी, जैसे वह उसके वजूद में कोई छुपा हुआ सच तलाश रहा हो। उसने ठंडे लहजे में कहा, बहुत अच्छी बात है। तुम जानती हो ना कि मैं तुम्हें ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और तुम्हारा काम क्या होगा। फिजा ने संयम बनाए रखते हुए कहा, जी सर, मैं जानती हूँ। आपके बेटे को माँ की फीड की जरूरत है और इसके लिए आप लाखों रुपए देने को तैयार हैं। हालांकि अंदर से वह टूटती जा रही थी। हैदर की आंखों में शक और एक अजीब सी चुभन थी। वो फिजा को लगातार घूरता रहा, जिससे वह और अधिक असहज महसूस करने लगी। हैदर ने अचानक गुस्से भरी आवाज में कहा, मुझे सबूत चाहिए कि तुम सच में एक बच्चे को फीड करा चुकी हो। चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे देखना है। फिजा ये सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में आक्रोश और आत्मसम्मान की चिंगारी चमक उठी। उसने पलटकर कड़े लहजे में कहा, ये क्या बदतमीजी है, आपको शर्म नहीं आती? हैदर उसके और करीब आ गया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो चलाकर फिजा को दिखाया। वीडियो देखते ही फिजा के होश उड़ गए। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह आदमी इतनी घटिया और नीच हरकत भी कर सकता है। उसके दिल में डर, अपमान और गुस्से का तूफान उठने लगा। हैदर ने घटियापन दिखाते हुए तिरस्कार भरे लहजे में कहा, मैं अच्छे से जानता हूँ कि जब एक औरत बच्चे को फीड कराती है तो उसकी फिगर कैसी होती है और एक कुंवारी लड़की की कैसी होती है। अब तुम खुद से ये दुपट्टा उतारोगी या मैं? ये कहते हुए उसने फिजा के गले की ओर हाथ बढ़ाया और उसका दुपट्टा पकड़ लिया। फिजा की तो मानो जान ही निकल गई। वह डर और अपमान से बुरी तरह कांपने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई और आंखों में आंसू तैरने लगे। उसका पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया था। कुछ देर पहले हैदर ने माथे पर बल डालते हुए उससे पूछा था, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें ये नौकरी क्यों दे रहा हूँ और तुम्हें क्या करना होगा? फिजा, जिसकी हिम्मत जवाब देने से पहले ही टूटती जा रही थी, कांपती आवाज में बोली थी, जी सर, मैं जानती हूँ। वह आदमी जिसकी नजरें चील जैसी तेज और आर पार देखने वाली थी, कुछ पलों तक फिजा को घूरता रहा, मानो उसके भीतर तक झांकने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह बोला, मेरे बेटे को माँ के फीड की जरूरत है और मैं इसके लिए तुम्हें लाखों रुपए देने को तैयार हूँ। उसकी चुभने वाली निगाहें लगातार फिजा पर टिकी रही। फिजा बुरी तरह घबरा रही थी और बार बार अपना दुपट्टा ठीक कर रही थी, क्योंकि हैदर की आंखें बार बार सीधे उसके वजूद पर जाकर टिक जाती थी। फिजा बेहद खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त घबराहट और तनाव के कारण उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। हैदर उसके पास आकर बोला, आर यू श्योर कि आप शादीशुदा हैं? आपका बेटा पैदा होते ही मर गया था और आपके पति बच्चे के जन्म से पहले ही एक हादसे में चल बसे थे। एम आई राइट मिस? उसने दोबारा पक्का करना चाहा। यस सर, मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ, फिजा ने जवाब दिया। हालांकि वह अंदर से टूटती जा रही थी। वह ना चाहते हुए भी उस आदमी की नजरों से घबरा रही थी, जो उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देख रहा था जैसे उसके वजूद में कोई छुपा हुआ राज तलाश रहा हो। आर यू श्योर मिस फिजा? हैदर ने अपनी बात पर जोर देते हुए फिर से पूछा। अब फिजा सचमुच उसके सवालों से तंग आ चुकी थी। उसका ये बार बार की जाने वाली जांच पड़ताल, उसका इन्वेस्टिगेटिव अंदाज और उसकी निगाहों का तरीका, सब कुछ उसे अंदर तक दहला रहा था। सर, आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? फिजा की आवाज में खिंचाव और थोड़ी झल्लाहट थी। उसकी चुभती नजरों और सवालों से अब वह घबरा नहीं रही थी, बल्कि गुस्सा महसूस कर रही थी। हैदर हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में शरारत और रहस्यमय अंदाज साफ झलक रहा था। नहीं मिस फिजा, बस यूं ही, उसने सहज लहजे में कहा। आपको देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि आप शादीशुदा हैं या एक बच्चे को जन्म दे चुकी हैं। ये सुनते ही फिजा के चेहरे की रंगत उड़ गई।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आने लगी। नो सर, मैं हूँ, उसने हकलाते हुए जवाब दिया। वह बुरी तरह नर्वस हो चुकी थी और उसकी बदहवासी अब पूरी तरह सामने आ रही थी। फिजा की ये हालत देखकर हैदर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मिस फिजा, आप इतनी नर्वस क्यों हो रही हैं? मैंने आपसे कोई प्रूफ तो नहीं मांगा, उसने हल्के व्यंग्य के साथ कहा। मैं तो अब तक आपकी बात पर भरोसा ही कर रहा हूँ। फिजा ने हिम्मत जुटाई और सवाल किया। तो फिर आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रही हैं? हैदर ने थोड़ी देर रुककर शांत लहजे में जवाब दिया। बस ऐसे ही, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बात कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आपकी नौकरी पक्की है और मैंने ये सवाल क्यों किया, इसकी वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तो आपसे रोज मुलाकात होती रहेगी। ये कहते हुए हैदर अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर टेक लगाकर आराम से बैठ गया। आपको ये तो मालूम है ना कि आपको मेरे घर पर ही रहना पड़ेगा। मेरा बेटा छोटा है, उसने गंभीरता से कहा। जी सर, फिजा ने धीमी और दबी हुई आवाज में जवाब दिया। हैदर ने सामने रखी चेकबुक उठाई और एक चेक पर 15 लाख की रकम भरी, फिर उस पर साइन कर दिया। इसके बाद उसने एक लंबा चौड़ा एग्रीमेंट पेपर फिजा के सामने रख दिया। इसे ध्यान से पढ़ लेना फिजा, ये लो 15 लाख का चेक, तुम्हारा एडवांस। अब तुम 1 साल के लिए बॉन्ड हो। तुम मेरे बेटे के साथ ही रहोगी। मेरी अनुमति के बिना तुम कहीं जा नहीं सकती और किसी से मिल नहीं सकती, उसने सख्त लहजे में कहा। फिजा ने एग्रीमेंट पर बस एक सरसरी नजर डाली। वह जानती थी कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है और उसे इस पर साइन करना ही होगा। मजबूरी में उसने झट से दस्तखत कर दिए और 15 लाख का चेक लेकर सीधे हॉस्पिटल की ओर भागी। वहाँ उसका छोटा भाई एडमिट था, जो कैंसर से जूझ रहा था, जिसका इलाज बेहद महंगा था। 6 महीने के इलाज का खर्च तो फिजा जैसे तैसे जुटा चुकी थी, लेकिन आगे के पैसों का इंतजाम कैसे होगा ये उसे नहीं पता था। फिजा के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, उसके लिए उसका भाई ही उसकी पूरी दुनिया था। उसी को बचाने के लिए उसने झूठ का सहारा लेकर ये नौकरी हासिल की थी। वह अनमैरिड थी, लेकिन उसकी एजुकेशन इतनी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल पाती जिससे वह अपने भाई का महंगा इलाज करवा सके। इसलिए जब उसे हैदर की इस अजीब और रहस्यमय ऑफर के बारे में पता चला तो वह अपनी किस्मत आजमाने चली आई। उससे पहले भी कई शादीशुदा औरतें हैदर के बेटे की केयर टेकर बनने के लिए आई थी, लेकिन हैदर को फिजा पसंद आई थी। वह बाकी औरतों से काफी अलग, बहुत खूबसूरत और हसीन लड़की थी। हैदर ने बड़े ध्यान और गंभीरता से उसे देखा और बाकी सभी कैंडिडेट्स को बिना किसी झिझक के रिजेक्ट कर दिया। सामने फिजा जैसी नाजुक और डेलिकेट लड़की को देखकर हैदर का दिल पहली ही नजर में धड़क उठा था। बेटे की देखभाल के लिए उसने फिजा को फाइनल तो कर लिया था, लेकिन उसे पहली बार देखते ही ये यकीन नहीं हुआ था कि वह सच में शादीशुदा या कभी मां बन चुकी है। छुई मुई सी ये लड़की उसे कहीं से भी मैरिड या मदर नहीं लग रही थी, फिर भी पहली नजर में ही वह उसे दिल से अच्छी लग गई थी और उसकी खूबसूरती ने हैदर पर गहरी छाप छोड़ दी थी। इसी वजह से हैदर ने जानबूझकर फिजा के लिए एक बेहद सख्त और कड़ा एग्रीमेंट तैयार करवाया था, जिसके तहत उसे हर वक्त उसके घर पर मौजूद रहना था और उसकी अनुमति के बिना कहीं जाने की इजाजत नहीं थी। फिजा की मजबूरी बहुत बड़ी थी, इसलिए वह इन सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गई। हैदर को ये अंदाजा पहले ही हो चुका था कि ये लड़की बेहद मजबूर और बेबस है और ये काम वह किसी बेहद जरूरी और मजबूरी भरे हालात में ही कर रही है। वैसे भी वहां आने वाली ज्यादातर औरतें किसी न किसी मजबूरी के चलते ही आई थी, मगर हुस्न और खूबसूरती के मामले में फिजा का कोई मुकाबला नहीं था। वह सबसे अलग, सबसे नाजुक और सबसे आकर्षक लग रही थी। ड्राइवर के साथ फिजा हैदर के घर पहुंच गई। नौकरानी उसे सीधे आरिफ के कमरे में ले गई, जो हैदर का कुछ ही महीनों का छोटा बेटा था और उस वक्त रो रो कर बेहाल हो रहा था। नौकरानी ने उसे फीडर पकड़ाकर कहा, ये इसका फीडर है, अभी इसी से दूध पिला दीजिए, साहब ने कहा है। पहले आपको तगड़ी खुराक दी जाएगी ताकि बच्चे को पूरी ताकत मिले, क्योंकि उनके हिसाब से आप काफी कमजोर हैं। ये सुनकर फिजा कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। उसने नौकरानी के हाथ से फीडर लिया और उस नन्हे मुन्ने बच्चे को गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। बच्चा कुछ ही पलों में शांत हो गया और पलक झपकते ही सो गया। बच्चा देखने में पूरी तरह सेहतमंद और तंदुरुस्त लग रहा था। उसे देखकर जरा भी नहीं लगता था कि उसे माँ के फीड की जरूरत है।
फिजा अपने बैग में दूध का डिब्बा, फीडर और बाकी जरूरी सामान चुपके से लेकर आई थी, क्योंकि उसे डिब्बे का ही दूध पिलाना था। सच तो ये था कि वह ना शादीशुदा थी और ना ही कभी माँ बनी थी। ये सब उसने अपने भाई की जान बचाने के लिए एक झूठी कहानी के सहारे किया था। वो चाहती थी कि ये काम चुपचाप चलता रहे, ताकि ना कोई शक करे, ना उसकी सच्चाई सामने आए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, नौकरी भी चलती रहे और भाई का इलाज भी हो सके। बच्चा सो गया था और उसे संभालने के अलावा फिजा के पास फिलहाल कोई दूसरा काम नहीं था। वो कुछ देर तक कमरे को ध्यान से देखती रही। कमरे में एसी चल रहा था और काफी ठंडक थी, इसलिए उसने बच्चे पर कंफर्टर ओढ़ दिया। उसके बाद उसे अपने भाई का ख्याल आ गया। वो दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसे कुछ ना हो। उसका भाई अब बहुत कमजोर हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर 6 महीने लगातार इलाज चलता रहा तो उम्मीद की एक किरण नजर आ सकती है। वो इस बीमारी से लड़कर ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद में फिजा ने इतना बड़ा खतरा उठाया था। उसकी पुरानी नौकरी से घर का खर्च तो किसी तरह चल रहा था, लेकिन भाई की बीमारी की वजह से लाखों का कर्ज हो चुका था। अब उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि 6 महीने बाद वो 15 लाख का इंतजाम कैसे करेगी। बच्चे को धीरे धीरे थपथपाते हुए वह इन्हीं सब ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और बिना दस्तक दिए हैदर जोर से अंदर दाखिल हो गया। फिजा घबराकर उठ बैठी और फौरन अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। उसके माथे पर नाराजगी और डिस्प्लेजर की लकीरें उभर आई। हैदर की निगाहें लगातार उस पर टिकी हुई थी। फिजा ने हिम्मत जुटाकर कहा, आपको दरवाजा नॉक करके आना चाहिए था। वह बेपरवाही से बोला, घर मेरा है, कमरा मेरा है, तो मैं भला क्यों नॉक करके आऊं? हैदर कभी इजाजत लेकर नहीं आता। ये सुनकर फिजा के माथे की लकीरें और गहरी हो गई। उसने सख्त लहजे में कहा, ये एक बुरी बात है, इंसान को दरवाजे पर दस्तक देकर आना चाहिए। हैदर ने उसे घूरते हुए आंखें दिखाई और तीखे लहजे में कहा, ये तमीज का पाठ आप किसी और को पढ़ाइए। उसके चेहरे पर ठंडा घमंड और अधिकार की झलक साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने आगे कहा, मैंने आपको अभी अभी 15 लाख दिए हैं, इस चीज के लिए नहीं कि आप मुझे सबक सिखाएं या ये तय करें कि मुझे कैसे पेश आना चाहिए। उसकी आवाज में ऐसा दबदबा था, कमरे का माहौल और भारी हो गया। इसके बाद हैदर ने नौकरानी को बुलाते हुए ऊंची आवाज में कहा, जो मेन्यू मैंने दिया था वह तैयार हो गया? नौकरानी ने आदर से सिर झुकाते हुए जवाब दिया, जी साहब, सब कुछ रेडी है। तो फिर टेबल पर खाना लगाओ। हैदर ने बिना किसी भावना के आदेश दिया। फिर वह फिजा की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, मिस फिजा, आप खाना डाइनिंग टेबल पर खाएंगी और मेरे सामने खाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप खाने पीने में किसी भी तरह की लापरवाही करें और मेरा बच्चा कमजोर हो जाए। चलिए मेरे साथ आइए, खाना लग चुका होगा। फिजा को उसकी बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसके लहजे की सख्ती और दबदबे के आगे वह कुछ कह नहीं पाई। वह चुपचाप उसके पीछे पीछे डाइनिंग एरिया में चली आई। वहां टेबल पर शाही अंदाज में शानदार खाना सजा हुआ था। मटन का सालन, कीमा, आलू की सब्जी और चिकन टिक्का। चारों ओर खाने की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन ज्यादातर डिशेस मटन और चिकन से बनी हुई थी। फिजा, जो हमेशा सादा दाल सब्जी खाने की आदी थी, इस भारी और मांसाहारी खाने को देखकर थोड़ी असहज महसूस करने लगी। किस्मत ने उसे आज वैसा खाना परोस दिया था जिसकी उसे बिल्कुल आदत नहीं थी। वह टेबल पर बैठ गई और झिझकते हुए हल्की सी हिम्मत जुटाकर हैदर से बोली, आप अपनी नौकरानियों से कहिए कि कल कोई दाल सब्जी भी बना ले। मुझे इतना मटन और चिकन खाने की आदत नहीं है। हैदर का चेहरा सख्त हो गया। उसने रूखे और सर्द लहजे में जवाब दिया, खाना आपको मेरी मर्जी से ही खाना पड़ेगा। यहाँ आपको हर चीज मेरी मर्जी से करनी पड़ेगी, मिस फिजा। ये सुनकर फिजा को एक अजीब सा झटका लगा। उसे महसूस हुआ कि ये शख्स उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे वह उसकी जिंदगी का मालिक बन बैठा हो। उसकी आंखों में गुस्सा और असमंजस उभर आया। उसने आंखें तरेरते हुए कहा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी मिस्टर हैदर, आप कहना क्या चाहते हैं? हैदर ने बिल्कुल सपाट, ठंडे और गणनात्मक लहजे में कहा, मैंने बिल्कुल सीधी और साफ बात की है। देखिए मिस फिजा, आपकी खुराक का सीधा ताल्लुक मेरे बेटे की सेहत से है और इतना तो आप भी अच्छी तरह समझती ही होंगी। जाहिर सी बात है, आप शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ बन चुकी हैं।
आपका बच्चा भले ही कुछ दिन ही जिंदा रहा हो, लेकिन आपको ये तो पता ही होगा कि माँ की अच्छी और पौष्टिक खुराक बच्चे की सेहत की जमानत होती है। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप भरपूर और ताकतवर खाना खाएं। उसने फिजा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए व्यंग्य और तंज भरे लहजे में कहा, अपनी सेहत देखी है आपने? आप बहुत कमजोर लगती हैं। फिर उसने कीमे वाला बाउल उठाया और एक बड़ा चम्मच भरकर कीमा फिजा की प्लेट में डाल दिया। इसे खत्म करो, चाहे तो चम्मच से खा लो, इसके बाद बाकी चीजें भी हैं। फिजा का मन भारी हो गया। उसने मायूसी और झिझक के साथ कहा, मैं इतना नहीं खाती, मुझे आदत नहीं है। हैदर ने आवाज ऊंची करते हुए सख्ती और हुक्म के साथ कहा, फिर वही बात, अरे भाई, यहाँ अपनी मर्जी नहीं चलानी है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। उसने उंगली अपने सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं फैसला करूंगा कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, क्योंकि आप मेरे बेटे की केयर टेकर हैं। उसे आपकी परवरिश पानी है तो आपको मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक होगा। और एग्रीमेंट में मैंने ये सब साफ साफ मेंशन कर दिया था, आपने पढ़कर साइन भी किया है। इस वक्त फिजा के दिमाग में बस डॉक्टर की सख्त और डरावनी बातें गूंज रही थी। जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम करिए, नहीं तो आपके भाई की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है। यही डर और मजबूरी उसे भीतर से खाई जा रही थी। अगर पैसों का इंतजाम समय पर नहीं हुआ तो उसका भाई और भी बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। इसी घबराहट और हड़बड़ी में उसने एग्रीमेंट को ठीक से पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाई थी। बस जल्दबाजी में दस्तखत किए, चेक उठाया और सीधा हॉस्पिटल की ओर भाग गई थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने अंधेरे में तीर चला दिया है। इस वक्त वह चुपचाप सिर झुकाए बैठी थी। हैदर ने बड़े इत्मीनान से नैपकिन अपनी गोद में रखा और ठंडे आदेशात्मक लहजे में कहा, मिस फिजा, खाना शुरू करें। फिजा जानती थी कि अगर वह रोटी के साथ वह भारी कीमा खाएगी तो उसका पेट जवाब दे देगा, इसलिए उसने सामने से चम्मच उठाया और कीमा चम्मच से ही खाने लगी। फिर भी कीमा बहुत ज्यादा था। चम्मच से खाते हुए भी उसका पेट भर चुका था और मन भारी होने लगा था। मगर तभी हैदर ने बिना पूछे उसकी प्लेट में मीट का सालन डाल दिया और रोटी उसकी ओर बढ़ाते हुए सख्ती से कहा, अब ये खाओ। फिजा की आंखों में बेबसी झलक आई। उसने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं और नहीं खा सकती, प्लीज। हैदर ने कठोर और हुक्म भरी आवाज में जवाब दिया, खाना तो पड़ेगा आपको मिस फिजा, क्योंकि पूरी रात मेरे बेटे ने आपको खाना है। आपकी सेहत मजबूत होगी तभी वह भी मजबूत रहेगा, तो आपके अंदर भी खुराक होनी चाहिए। हैदर का ये अंदाज फिजा को बेहद अजीब, असहज और खतरनाक लगा। ये कहते हुए उसने अपना निचला होठ दांतों के बीच दबाया था और फिर जिस नजर से उसने फिजा को देखा वह नजर इतनी गहरी, तीखी और चुभती हुई थी कि फिजा को अपने वजूद में अजीब सी कंपकपी दौड़ती महसूस हुई। वहीं आर पार देखती हुई निगाहें जिन्होंने उसे अंदर तक थरथरा दिया, उसे बार बार सिहरन हो रही थी। एक ही दिन में फिजा का सब्र का बांध टूट चुका था। वह झटके से खड़ी हो गई। हैदर ने नरमी का दिखावा करते हुए कहा, अरे बैठिए ना मिस फिजा, प्लीज आधी रोटी ही खा लीजिए। मैं नौकरानी से कह दूंगा कि आपके कमरे में दूध का गिलास भी रख दें ताकि आपको कमजोरी महसूस ना हो। लेकिन फिजा अब पूरी तरह से इरिटेट हो चुकी थी। वह एक पल भी वहां रुकना नहीं चाहती थी। वह फौरन उठी और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चली गई। उसे लगा था कि ये एक आसान सा काम होगा, लेकिन हैदर ने महज 4 घंटों में ही उसका जीना दुश्वार कर दिया था। वह अंदर से बेहद बेचैन और डरी हुई थी। फिजा को महसूस हुआ कि शायद उसने अपनी जिंदगी का बहुत गलत फैसला कर लिया है। ये शख्स तो अभी से मुझ पर अपनी मर्जी चला रहा है। हालांकि एग्रीमेंट डिस्कस करते वक्त उसने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। अब उसे डर लगने लगा था कि उस कागज में आखिर क्या क्या लिखा है जिसे उसने बिना पढ़े साइन कर दिया था। वह अंधेरे में तीर चलाकर यहाँ आई थी। हैदर का यूं हर बात में हुक्म चलाना, यहाँ तक कि फिजा को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे उठना है, बैठना है, हर चीज पर अपना फरमान जारी करना उसे बेहद अजीब और डरावना लग रहा था। फिर उसकी मीनिंगफुल बातें, उसके इशारे और उसकी आर पार जाती नजरें, ये सब फिजा को बहुत अनकंफर्टेबल और असहज महसूस करा रहा था। रात के ठीक 12 बजे आरिफ उठकर फिर से रोने लगा। फिजा की भी नींद खुल गई। वह फौरन उठी, बैग से फीडर निकाला, उसे अच्छे से धोया और पाउडर वाला दूध तैयार किया।
उसने आरिफ को दूध पिलाया। दूध पीते ही वह फिर से शांत होकर सो गया। फिजा ने तुरंत फीडर धोया, टिश्यू से साफ किया और उसे दोबारा बैग में रखकर बंद कर दिया। उसे रात में दुपट्टा ओढ़कर सोने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने अपना नाइट सूट निकाला, एक ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर। वह वॉशरूम गई, ठंडे पानी से शावर लिया और फिर कपड़े पहनकर कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गई। एसी चल रहा था, लेकिन नहाने के बाद वह खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में चली गई। सुबह 6 बजे आरिफ के रोने की आवाज पर उसकी फिर नींद खुली। उसने दोबारा फीडर दिया और उसका डायपर चेंज किया। दूध पीने के बाद आरिफ अब उसके सीने से लगकर चैन से सो गया था। लेकिन जब सुबह फिजा की आंख खुली तो वह बुरी तरह से हड़बड़ा गई। कमरे में हैदर मौजूद था और वह उसे टकटकी बांधकर देख रहा था। उसे लगा कि किसी की चुपती नजर ने ही उसकी नींद तोड़ी है। सामने हैदर को देखकर वह डर के मारे उठ बैठी। उसका दुपट्टा इस वक्त सोफे पर पड़ा था। उसने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले थे और वह उसे एकटक देख रहा था। फिजा घबराकर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर खुद को ढकने की कोशिश करने लगी। हैदर की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। फिजा ने गुस्से और घबराहट में पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह ठंडे लहजे में बोला, मैंने आपको रात को ही बताया था, घर मेरा है, मैं कहीं भी आ जा सकता हूँ। फिजा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए सख्ती में से कहा, लेकिन मैं आपकी खरीदी हुई गुलाम नहीं हूँ, मैं आपकी बीवी भी नहीं हूँ कि बिना परमिशन आप मेरे कमरे में बिना दस्तक दिए आ जाएं। मैं आपको ऐसी इजाजत हरगिज नहीं देती। ये कहते हुए फिजा जल्दी से उठी, सोफे से दुपट्टा उठाया और फौरन खुद पर लपेट लिया। हैदर ने शांत आवाज में कहा, मैं तो बस ये पूछने आया था कि रात को आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई और आरिफ ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया? फिजा ने सख्त लहजे में जवाब दिया, नहीं, उसने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन आगे से आप दस्तक दिए बिना नहीं आएंगे। हैदर हल्का सा मुस्कुराया, ठीक है, ऐसा ही करूंगा। फिर उसने सवाल किया, दूध पी लिया था आपने रात को? हैदर का ये जासूसी अंदाज अब फिजा को चुभने लगा था। उसने झुंझलाकर कहा, जी नहीं, मुझे रात को दूध पीकर सोने की आदत नहीं है। हैदर ने हुक्म भरे अंदाज में कहा, तो फिर आदत डालनी पड़ेगी। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे में जरा सी भी कमजोरी आए। मैंने सुना है कि औरत अगर ताजा दूध पिए तो बच्चे पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है। क्या ये सच है? हैदर की बात सुनकर फिजा का जी किया जमीन फट जाए और उसमें वो समा जाए। फिजा ने गुस्से और झुंझलाहट के साथ कहा, मैं कुछ नहीं जानती। हैदर ने तुरंत तंज भरे अंदाज में पलट कर कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं जानती? आपने अपने बच्चे को भी तो दूध पिलाया होगा ना। एक माँ को तो ये सब बातें मालूम होती है। आप कैसी माँ थी जिन्हें ये तक नहीं पता? उसके लहजे से साफ झलक रहा था कि वह या तो फिजा को उकसाने आया था या फिर जानबूझकर उसकी झूठी कहानी को परख रहा था। उसके शब्दों में कटाक्ष भी था और शक भी। फिलहाल उसने जाते जाते सख्त लहजे में आखिरी चेतावनी दी, अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा मिस फिजा, वरना मुझे जबरदस्ती अपने हाथ से आपको दूध पिलाना पड़ेगा। जैसे ही वह कमरे से बाहर गया, फिजा ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और पूरे शरीर में अजीब सी घबराहट दौड़ रही थी। उसने खुद को संभालते हुए फौरन कपड़े बदले, तभी आरिफ भी जाग गया था। उसने प्यार और नरमी से उसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए और बेड पर सुलाकर खिलाने लगी। आरिफ मासूमियत से खेल रहा था और कुछ देर के लिए फिजा अपने सारे डर और तनाव भूल गई। वक्त धीरे धीरे बीतता गया, लेकिन फिजा की परेशानी उस वक्त कई गुना बढ़ जाती थी जब हैदर घर पर मौजूद होता था। वह हर छोटी बड़ी बात पर सवाल करता, दिन में कितनी बार मेरे बेटे ने फीड किया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बच्चा ठीक से सो तो रहा है या नहीं। ये सारी बातें फिजा को अजीब लगती थी, क्योंकि ऐसा लगता था मानो वह किसी पति की तरह अपनी पत्नी से बच्चे के बारे में पूछताछ कर रहा हो। इन सवालों से फिजा को घबराहट होने लगती थी और पसीना छूट जाता था। 1 महीने बाद अचानक डॉक्टर का फोन आया। उसने फिजा को हॉस्पिटल बुलाया क्योंकि उसके भाई की हालत कुछ नाजुक हो गई थी। रात के खाने के दौरान फिजा ने हिम्मत जुटाकर हैदर से कहा, सर मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने फोन किया है। उसकी आवाज में घबराहट और बेचैनी साफ झलक रही थी। हैदर उस वक्त आराम से सलाद खा रहा था। उसने बेपरवाह अंदाज में कहा, ठीक है, मैं सुबह ऑफिस जाते समय आपको छोड़ दूंगा, तैयार रहिएगा।
फिजा ने तुरंत जवाब दिया, नो सर, मैं खुद चली जाऊंगी, मुझे 3-4 घंटे की छुट्टी चाहिए। इस बात पर हैदर की भौहें सुंगड़ गई, उसके माथे पर बल पड़ गए। क्या मतलब 3-4 घंटे? देखिए मिस फिजा, मैं आपको सिर्फ 1 घंटे की छुट्टी दे सकता हूँ, वह भी मुश्किल से। मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप करूंगा और 1 घंटे बाद ड्राइवर आपको वापस ले आएगा। वैसे भी मेरा बच्चा अब आपका आदी होता जा रहा है, मैं नहीं चाहता कि वह आपको मिस करे और पीछे से रोने लगे। मैं उसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, और हॉस्पिटल कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मैं अपने बच्चे को आपके साथ भेज सकूं। फिलहाल 1 घंटे से ज्यादा की छुट्टी आपको नहीं मिल सकती। उसने एक बार भी ये पूछना जरूरी नहीं समझा कि फिजा का भाई हॉस्पिटल में क्यों भर्ती है या उसकी हालत कितनी गंभीर है। फिजा चाहती थी कि शायद वह सवाल करे, शायद उसे बताए कि उसका भाई किस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है। शायद उसके दिल में थोड़ी इंसानियत या हमदर्दी जाग जाए और वह इलाज के लिए मदद कर दे, क्योंकि 6 महीने बाद उसे 15 लाख की और जरूरत पड़ने वाली थी। लेकिन हैदर ने कुछ भी नहीं पूछा, वह बस फिजा को हॉस्पिटल छोड़कर वहां से चला गया। फिजा ने अंदर जाकर अपने भाई सलमान से मुलाकात की। सलमान पहले से भी ज्यादा कमजोर और थका हुआ लग रहा था। डॉक्टर ने शिकायत की, ये दवाइयां समय पर नहीं लेता, इंजेक्शन लगाते हैं तो लड़ने झगड़ने लगता है। फिजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सलमान से कांपती आवाज में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सलमान ने कमजोर और टूटी हुई आवाज में कहा, दीदी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से ले चलो। फिजा ने उसे सीने से लगा लिया और भरोई आवाज में बोली, अगर मेरे कंट्रोल में होता तो मैं तुम्हें जरूर ले जाती, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारा अच्छा इलाज हो रहा है, तुम ठीक हो जाओगे। बड़ी मुश्किल से उसने अपने भाई को समझाया और हिम्मत दी। घड़ी पर नजर डाली तो 1 घंटा पूरा होने वाला था। तभी ड्राइवर का फोन आया, वह नीचे इंतजार कर रहा है। फिजा अपने भाई को तसल्ली देकर और उसे हौसला देकर वापस लौट आई। घर पहुंचते ही उसे आरिफ के रोने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन उसके पास पहुंची, उसे गोद में उठाया और फीड करवाया। बच्चे को संभालते हुए भी उसका दिल अपने भाई की हालत को लेकर बेचैन था। उस रात फिजा को फिर से अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई चुभती हुई निगाहें उस पर टिकी हुई हों। उसने आंखें खोली तो कमरे में गहरा अंधेरा था। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी की उंगलियां उसकी गर्दन के पास रेंग रही हों। डर के मारे वह जोर से चीख पड़ी और झटके से उठ बैठी। उसने कांपते हाथों से लैंप ऑन किया। सामने हैदर खड़ा था। उसकी आंखें गुलाबी थी और उसमें अजीब सी खुमारी भरी हुई थी। वह भी नाइट सूट में था। उसे देखकर फिजा के तो होश उड़ गए थे। वो फौरन खड़ी हो गई। वह घबराकर बोली, आप इस वक्त कमरे में क्या कर रहे हैं? हैदर नशे में डूबी हुई आवाज में बोला, बस नींद नहीं आ रही थी। ये कहते हुए वह धीरे धीरे फिजा के करीब आ गया। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को वह उंगली से पीछे करने लगा। फिजा ने झटके से उसका हाथ पीछे धकेल दिया और सख्ती से बोली, ये क्या बदतमीजी है? फौरन बाहर जाइए और अब से मैं कमरा लॉक करके सोया करूंगी। हैदर हंस पड़ा और तंज भरे लहजे में बोला, ऐसे कैसे? मैं तुम्हें एडवांस पैसे दे चुका हूँ। 1 साल से पहले तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। वह एक एक कदम फिजा की ओर बढ़ाते हुए कहने लगा, अरे जवानी में तुम्हारा शोहर चला गया, शोहर की कमी तो महसूस होती होगी ना तुम्हें। फिजा बौखला गई और गुस्से से बोली, आप कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं? इस तरह की घटिया सोच अपने पास रखिए। हैदर हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैंने कोई अजीब बात नहीं की। इस उम्र में अपने जज्बातों पर काबू रखना आसान नहीं होता। क्या दिल नहीं चाहता कोई हो जो तुम्हें तसल्ली दे? मेरी बीवी को तलाक हुए भी 3 महीने हो चुके हैं। आरिफ के पैदा होने के बाद उसने मुझसे सारे रिश्ते खत्म कर लिए। आज मुझे भी शिद्दत से अपनी बीवी की कमी महसूस हो रही है। मैंने सोचा शायद तुम भी जाग रही होगी, तुम्हें भी अकेलापन परेशान कर रहा होगा। फिजा आग बबूला हो गई। मेरे साथ तमीज से बात कीजिए, इस किस्म की फजूल बातें मत कीजिए। हैदर मुस्कुराया, ठीक है, गुस्सा क्यों कर रही हो? चलो कोई और बात करते हैं। तुम्हारे भाई को कैंसर है, एम आई राइट? वह एक और कदम फिजा की तरफ बढ़ा और फिजा दीवार से जा लगी। घबराई हुई आवाज में उसने कहा, जी, उसके इलाज के लिए लाखों रुपए की जरूरत है। हैदर ने कहा, लेकिन आपके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, एम आई राइट? फिजा ने ठंडे अंदाज में कहा, जी हाँ।
फिर हैदर उसे जाल में फंसाने वाले लहजे में बोला, लेकिन मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जानना चाहती हो? अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई के इलाज का पूरा खर्च उठाऊं, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। फिजा बेसब्री से बोली, वो क्या? मुझसे शादी कर लो। फिजा ने बिना हिचकिचाए साफ इनकार कर दिया, नहीं, मेरी मंगनी हो चुकी है। मेरा मंगेतर कुछ वक्त के लिए दुबई गया है, 1 साल में वह वापिस आ जाएगा और मैं शादी उसी से करूंगी। अपने भाई का इलाज मैं अपनी मेहनत की कमाई से करवा लूंगी, आप फिक्र ना करें। फिजा का इनकार सुनकर हैदर के अंदर जैसे आग लग गई। वह गुस्से से गरजा, व्हाट डू यू मीन? कौन सा मंगेतर? कैसा मंगेतर? तुम्हारे शोहर को गुजरे हुए अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं, तुम्हारा बच्चा कुछ दिन ही जिंदा रहा है। एम आई राइट? फिजा के तो होश ही उड़ गए। जल्दबाजी में उसने सच बोल दिया था और हैदर ने उसी पल उसकी बात पकड़ ली थी। वाकई उसका मंगेतर दुबई में था और उसकी शादी नहीं हुई थी। नौकरी पाने के लिए उसने झूठ बोला था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वह बुरी तरह फंस चुकी है। शादीशुदा औरत का मंगेतर कैसे हो सकता है? जवाब दो मुझे। हैदर की आंखों में खून उतर आया था। फिजा पूरी तरह घबरा गई। उसने बात संभालने की नाकाम कोशिश की। शोहर के जाने के बाद एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया था। हैदर ने तंज कसते हुए कहा, तो तुम शादीशुदा और एक बच्चे की मां रह चुकी हो, यही कहा था ना तुमने? फिजा का चेहरा सफेद पड़ गया। यही सच है। उसकी बात सुनकर हैदर ने घूरकर उसे देखा और सख्त लहजे में बोला, सबूत दो लड़की कि तुम एक बच्चे की मां रह चुकी हो, और उसे फीड भी करवाया था। हैदर ने हुक्म भरे लहजे में कहा, चलो उतारो ये दुपट्टा, मुझे सबूत देखना है। उसके मुंह से ये घटिया बात सुनकर फिजा गुस्से से आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में नफरत और आक्रोश उमड़ आया और वह कांपती आवाज में बोली, ये क्या बदतमीजी है? आपको शर्म नहीं आती? लेकिन हैदर पर उसकी नाराजगी का कोई असर नहीं पड़ा। वो और भी करीब आ गया और अपने मोबाइल पर एक वीडियो खोलकर उसके सामने कर दिया। वीडियो देखते ही फिजा के होश उड़ गए। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह शख्स इतनी नीच और घिनौनी हरकत कर सकता है। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई थी और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हैदर घमंड और जहरीली मुस्कान के साथ बोला, मैं अच्छे से जानता हूं कि जब औरत बच्चे को फीड करवाती है तो उसकी फिगर कैसी होती है, और एक कुंवारी लड़की की कैसी। अब खुद से दुपट्टा उतारोगी या फिर मैं उतारूं? ये कहते हुए उसने फिजा के गले की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका दुपट्टा पकड़ लिया। फिजा की तो जैसे जान ही निकल गई थी। उसने घबराकर झटके से उसका हाथ पीछे धकेल दिया और खुद को बचाने की कोशिश की। हैदर ठंडी और डरावनी आवाज में बोला, सच तो मैं पहले ही जान चुका हूँ। फिजा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ है। डब्बे का दूध बनाकर आरिफ को पिलाते हुए उसकी वीडियो भी हैदर ने रिकॉर्ड कर रखी थी और वही वीडियो वह उसे दिखा चुका था। वह गुस्से से गरजते हुए बोला, जब तुम शादीशुदा और एक मां रह चुकी हो तो फिर मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध क्यों पिला रही हो? 15 लाख मैंने तुम्हें इसी बात के लिए दिए थे। उसकी आवाज में धमकी और अधिकार साफ झलक रहा था। एग्रीमेंट में मैंने साफ साफ लिखा था कि अगर तुमने धोखा दिया तो 15 के बजाय 30 लाख लौटाने पड़ेंगे। तुम मेरे बच्चे को डिब्बे का दूध पिला रही हो, अपना नहीं। एग्रीमेंट के मुताबिक अब तुम मुझे 30 लाख दोगी फिजा, और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। तुम्हारे पास केवल 24 घंटे हैं। या तो तुम 30 लाख वापस करोगे या फिर दूसरा रास्ता चुनोगी, मुझसे शादी, और शादी के बदले में मैं तुम्हारे भाई के इलाज का सारा खर्च उठाऊंगा। फिर उसने जहरीली मुस्कान के साथ कहा, अब मुझे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि आखिर एक माँ होते हुए तुम्हारा फिगर। अपनी बात अधूरी छोड़कर वह फिजा के होश उड़ाकर कमरे से बाहर निकल गया। फिजा यूं जमी खड़ी रह गई जैसे किसी ने उसे पत्थर बना दिया हो। उसका चेहरा लाल पड़ चुका था और सांसें तेज हो गई थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका सच इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। गला सूख गया था। उसने गहरी सांस ली और कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक छोटे से कैमरे पर पड़ी। आखिर मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? वह सिर पकड़कर बैठ गई। उसी वक्त आरिफ के रोने की आवाज गूंज उठी। उसे रोता देखकर वह उसे गोद में तो उठा लाई, लेकिन उसका दिमाग अभी भी उसी सदमे में अटका हुआ था। डरते डरते ही सही, उसने एक बार फिर आरिफ को डिब्बे का दूध पिलाया, उसे बेड पर सुलाया और भारी मन से कमरे से बाहर निकल आई। बाहर सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा हैदर अखबार पढ़ रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वह लड़की जल्द ही दौड़ती दौड़ती उसके पास आएगी।
माफी मांगने, गिड़गिड़ाने और समझौते की भीख मांगने। उसके चेहरे पर एक गंभीर और खतरनाक मुस्कान फैल गई थी और वही हुआ जिसका उसे अंदाजा था। फिजा घबराई हुई हैदर के पास आई और कांपती आवाज में बोली, सर, मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने एग्रीमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा। उसने घबराहट में अपनी बात संभालने की कोशिश करते हुए आगे कहा, और दूसरी बात ये कि अगर मुझे पता होता कि कमरे में कैमरा लगा हुआ है तो मैं बहुत ज्यादा सावधानी बरतती। वह किसी भी तरह अपनी गलती को कम साबित करने और बातों को तोड़ मरोड़ कर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हैदर ने बोहें संगोड़ते हुए सख्त लहजे में कहा, ये क्या बातों को घुमा फिरा कर कह रही हो? कुछ ऐसा बोलो जो मेरी समझ में भी आए। तुमने मुझे धोखा दिया है, समझती हो ना? उसकी आवाज में गुस्सा और अहंकार साफ झलक रहा था। हैदर को धोखा देना इतना आसान नहीं होता, और जो मुझे धोखा देता है उन्हें उसकी सजा भी मिलती है। मेरे सामने अब चटर पटर मत करो। वह दोनों हाथ सीने पर बांधे अकड़ कर खड़ा हो गया। फिजा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, आप गलत समझ रहे हैं सर, मैं आपके बेटे को खुद ही फीड करवाती हूँ। मैंने तो बस उसे डिब्बे का दूध इसलिए दिया क्योंकि आप कहते हैं कि मैं कमजोर हूँ। उसने झूठी कहानी गढ़ते हुए कहा, मेरी शादी वक्त से पहले हो गई थी और मैं वक्त से पहले ही माँ बन गई थी। मेरा शोहर मुझे सिर्फ दाल रोटी ही खिलाता था, कई बार तो भूखा भी सोना पड़ता था। इसलिए मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं अपना पेट भर सकूं या बच्चे का पेट भर सकूं। मैंने आपके बेटे को फीड करवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसका पेट नहीं भरता था, इसलिए मैंने साथ में डिब्बे का दूध देना शुरू कर दिया। वह किसी भी तरह झूठी बातों से उसे यकीन दिलाना चाहती थी, मगर हैदर हकीकत पहले ही जान चुका था। उसने फिजा को सर से पांव तक घूर कर देखा और ठंडे लहजे में कहा, अच्छा, मगर मैं कैसे मान लूं? फिर कठोरता से बोला, जो भी हो, तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाया और अब 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पैसे वापस करो या फिर मुझसे शादी करो। वह उसके बेहद करीब आ गया और अपनी गर्म सांसें उसके चेहरे पर छोड़ते हुए बोला, तुम खूबसूरत हो लड़की, तुम्हारा पहला शोहर तो यकीनन तुम्हारा दीवाना रहा होगा। फिर खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे हक में ही फैसला करोगी। ये कहकर वह मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। फिजा वहीं खड़ी फूट फूट कर रोने लगी। उसके पास अपने भाई के इलाज के लिए 1 रुपया तक नहीं था। वो 30 लाख कहां से लाती? उसके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसने सोचा कि अगर वह हैदर से शादी कर लेती है तो ना सिर्फ उसके भाई का इलाज हो जाएगा बल्कि उसके ऊपर चढ़ा सारा कर्ज भी उतर जाएगा। गहरी सांस लेते हुए उसने आरिफ की तरफ देखा और फिर आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने मंगेतर को कॉल करने का फैसला किया। वही मंगेतर जो हमेशा उससे बड़े बड़े प्यार के वादे किया करता था, कहता था कि तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिजा ने कांपते हाथों से कॉल किया। पहले तो फोन बंद आता रहा, फिर काफी देर बाद कॉल कनेक्ट हुआ और वह मुस्कुराकर उससे बात करने लगा। इतने हफ्तों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल ही गई होगी। फिजा फूट फूट कर रोने लगी और सिसकते हुए बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? वो बोला, हाँ बिल्कुल करता हूँ, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। मगर हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? क्या तुम्हारा भाई ज्यादा बीमार हो गया है? फिजा रोते हुए बोली, मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर उसका मंगेतर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, हाँ हाँ बताओ, कितने चाहिए? मैं अभी भिजवा देता हूँ। फिजा कांपती आवाज में आंसुओं के साथ बोली, मुझे 30 लाख चाहिए। फिजा की आवाज कांप रही थी, उसकी आंखों में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ, मेरे भाई को इन पैसों की सख्त जरूरत है। वो रोते हुए फोन पर कह रही थी, लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई कि कॉल अचानक कट गई। उसने घबराकर दोबारा फोन मिलाने की कोशिश की, मगर फोन बंद था। उसी पल उसे समझ आ गया कि उसका मंगेतर सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला इंसान था, मुश्किल वक्त में कोई मदद करने वाला नहीं। रात के करीब 11 बज चुके थे। फिजा गुमसुम सी बैठी हुई थी। उसका दिमाग हजारों ख्यालों में उलझा हुआ था कि आखिर वह इस जाल से कैसे निकले, अपने भाई की जान कैसे बचाए और इस मुसीबत से कैसे बाहर आए। हैदर की नजरें जब भी उस पर पड़ती थी, उसमें एक अजीब सी बेचैनी और गहरी तड़प दिखाई देती थी, जैसे उसके भीतर कोई दबा हुआ जुनून पल रहा हो। फिजा अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि तभी हैदर उसके बहुत करीब आकर बैठ गया। क्या हुआ स्वीटहार्ट?
अभी तक फैसला नहीं कर पाई। उसने धीमी मगर भारी आवाज में पूछा, 30 लाख का इंतजाम हो गया क्या? उसे अपने इतने पास देखकर फिजा घबरा गई और तुरंत खड़ी हो गई। वह जानती थी कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। हैदर ने ठंडे अंदाज में पूछा, तो क्या प्लान है तुम्हारा कल सुबह का? फिर उसने धीरे से कहा, तुम मेरे बेटे की देखभाल करती हो, अगर साथ में मेरी भी कर सको तो इसमें बुराई क्या है? फिजा का दिल कांप उठा, मगर अपने भाई के इलाज का ख्याल उसके सारे डर पर भारी पड़ गया। उसने भारी मन से पूछा, अगर मैं आपसे शादी कर लूं तो क्या आप मेरे भाई का इलाज करवाएंगे, उसका पूरा ख्याल रखेंगे? हैदर ने बिना सोचे जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा भाई ठीक होकर घर लौटेगा। एक गहरी सांस लेकर फिजा ने शादी के लिए हामी भर दी। हैदर की आंखों में ऐसी चमक उभर आई जैसे उसे कोई बेमूल्य चीज मिल गई हो। अगले ही दिन फिजा दुल्हन के रूप में बैठी थी, लाल रंग का लिबास पहने, बेहद सादगी से दुपट्टा ओढ़े हुए। जब हैदर कमरे में आया, उसे देखा तो कुछ पल के लिए ठहर गया। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर दुपट्टे को देखकर हल्का सा असंतोष जताया। फिजा थोड़ा असहज हो गई और बोली, प्लीज जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती आप मुझे हाथ नहीं लगाइएगा। हैदर हल्के से मुस्कुरा दिया और बोला, ठीक है, कुछ ही मिनटों का इंतजार है। मौलवी साहब और गवाहों के सामने निगाह की रस्म अदा हुई। फिजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था जैसे वह अपनी किस्मत के आगे हार मान रही हो, जैसे अपने सपनों और इज्जत का सौदा कर रही हो। जबकि हैदर के चेहरे पर संतोष और खुशी साफ नजर आ रही थी। मेहमानों के जाने के बाद आरिफ रोने लगा। हैदर ने कहा, पहले बच्चे को सुला दो, आज का दिन खास है। यह सुनकर फिजा का दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि वह अपने भीतर गहरी घबराहट महसूस कर रही थी। उसने किसी तरह आरिफ को सुलाने की कोशिश की। बच्चा देर तक नहीं सोया और इस दौरान हैदर कई बार दरवाजे के पास आकर झांकता रहा। आखिरकार आरिफ सो गया। रात के करीब 11 बज रहे थे। फिजा ने सोचा कि शायद हैदर सो चुका होगा, इसलिए वह बच्चे के पास ही लेट गई। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, हैदर एक बार फिर कमरे में आ गया। उसकी मौजूदगी से फिजा फिर घबरा उठी। उसने दुपट्टा ठीक किया, खुद को संभालने की कोशिश की। हैदर ने आदेश भरे लहजे में कहा कि वह दुल्हन की तरह बैठे। फिजा बिना पीछे मुड़े कमरे में चली गई। उसके कदम भारी थे, दिल डरा हुआ था और मन में सच बताने की तीव्र इच्छा के बावजूद वह डर के कारण खामोश रही। दुल्हन बनी फिजा घूंघट गिराए बैठी थी और कुछ ही पलों में हैदर तेज कदमों से कमरे में आया और उसके करीब आकर बैठ गया। उसने फिजा का हाथ थाम लिया और हल्के से उसे अपने होठों से छू लिया। फिर उसने धीरे से उसका घूंघट उठा दिया। फिजा की झुकी हुई पलकें और कांपते हुए होठ देखकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हैदर ने धीमी आवाज में कहा, तुम वाकई ही बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें देखकर कोई भी इंसान खुद पर काबू खो सकता है। मैं तो पहले से ही हुस्न का दीवाना हूँ। ये कहते हुए उसने हल्के से अपना हाथ फिजा की गर्दन पर रखा और बेहद नरमी से उसे सहलाने लगा। फिजा को असहजता और घबराहट महसूस होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, जबकि हैदर की निगाहें उसकी गर्दन से नीचे की ओर फिसलती हुई कहीं ठहर गई। वह हल्के से मुस्कुराकर कहने लगा, वैसे एक औरत की असली शोभा उसका फेमिनिन फिगर होता है और तुम में तो इसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही नहीं दिखता। वह आगे बोला, हालांकि शादी के बाद लड़कियां अपने शोहर की मोहब्बत पाकर मोटी ताजी हो जाती हैं, लेकिन तुम क्यों नहीं हुई? या तो तुम्हारा शोहर तुमसे प्यार ही नहीं करता था, या फिर मेहनत मजदूरी करके इतना थक जाता था कि तुम्हें देने के लिए उसके पास वक्त ही नहीं होता था। हैदर जानबूझकर उससे ऐसी बातें कर रहा था ताकि वह घबरा जाए और उससे सच उगलवा सके। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि ये लड़की शादीशुदा नहीं बल्कि कुंवारी है। फिजा ने खुद को संभालते हुए हिम्मत जुटाई और गुस्से से कहा, आप बार बार मेरे पहले शोहर की बात क्यों कर रहे हैं? शर्म नहीं आती आपको? मैं आपकी बीवी बन चुकी हूँ और आप मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हैं। उसकी आंखों में नाराजगी और अपमान की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह सामने जबान लड़ाते देखकर हैदर का तेवर बदल गया। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई। वह कठोर लहजे में बोला, अपनी हद में रहो। ये मत भूलो कि 30 लाख और तुम्हारे भाई के इलाज के बदले में तुमने मुझसे शादी की है, और आगे भी ना जाने कितने लाखों करोड़ों रुपए तुम्हारे भाई के इलाज पर खर्च होंगे, इसलिए आवाज नीचे रखो। इसके बाद उसने हुक्म देने वाले अंदाज में कहा, दुपट्टा उतारो। फिजा ने बिना कुछ कहे चुपचाप अपना दुपट्टा उतारकर एक तरफ रख दिया।
उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी, लेकिन वह हालात के आगे खुद को मजबूर महसूस कर रही थी। फिर वह धीमे और रहस्यमय लहजे में बोला, अपनी इस फ्रॉक की जिप खोलो। धीरे धीरे फिजा घबराते हुए अपना हाथ जिप की तरफ ले गई और कांपते हुए उसे खोलने लगी। अगले ही पल हैदर खुद को रोक नहीं सका। वह उसके बेहद करीब आ गया और उसके वजूद के आसपास अपने एहसासों की गर्मी महसूस कराने लगा। वह इस नाजुक सी लड़की को अपनी बाहों में समेटना चाहता था और उस पर अपनी भावनाओं की शिद्दत लुटाने लगा। उसके जज्बातों में इतनी तीव्रता थी कि फिजा सहम गई। उसके वजूद में भी अजीब सा कंपन दौड़ रहा था। आज से पहले उसने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। डर और अजीब सा सुकून दोनों एक साथ उसके दिल में उतर रहे थे। फिर एक ऐसा लम्हा आया जब हैदर अपनी भावनाओं पर काबू खोने लगा। तभी फिजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपती नजरों से हैदर को देखा और बेहद डरते हुए फुसफुसाई, प्लीज प्लीज सर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मगर उसने उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे खामोश कर दिया। ना जाने कितनी ही तकलीफ थी जो उस रात में समाई हुई थी। हैदर पूरी रात उस पर अपनी शिद्दतें लुटाता रहा, जैसे उसका दिल भरने का नाम ही नहीं ले रहा हो। मानो उसके भीतर कोई ऐसी बेचैनी थी जो थमने का नाम नहीं लेती। दूसरी तरफ फिजा बेजान सी बिस्तर पर पड़ी रही। जब सुबह करीब 8 बजे हैदर की आंख खुली तो उसने देखा वह लड़की अब भी बेड पर उसकी बाहों में सो रही है। वह जैसे ही उठकर बेड की तरफ देखने लगा, उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वो तो उसे सिर्फ अपना शिकार समझ रहा था, मगर सच्चाई कुछ और ही निकली। बेड की चादर इस बात की गवाह थी कि वह लड़की शादीशुदा नहीं थी, बल्कि हैदर उसकी जिंदगी में आने वाला पहला मर्द था। उसी वक्त फिजा की भी आंख खुल गई। उसका पूरा वजूद दर्द और तकलीफ से टूट रहा था। रात भर उसने जिस तरह की शिद्दतें बर्दाश्त की थी, हैदर ये समझ रहा था कि शायद वह पहले से ही मां रह चुकी है और उसके लिए ये सब कोई बड़ी बात नहीं होगी। मगर अब सच्चाई जानकर उसके दिल में कहीं ना कहीं अफसोस भी था और एक अजीब सी खुशी भी। शर्म और दर्द से फिजा खुद को समेटते हुए उठने लगी, मगर हैदर ने उसे बाजू से खींचकर अपने करीब कर लिया। उसने सख्त लहजे में कहा, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें इजाजत दी है कि बेड से उठो। फिजा ने कांपती आवाज में कहा, प्लीज छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दवा लेनी है। मगर वह उसे पकड़कर अपने करीब करता हुआ बोला, अभी भी सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और भी दर्द दूंगा, समझ रही हो ना? अब सच बताओ, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। एक गहरी सांस लेकर फिजा ने रूखे और टूटे हुए अंदाज में कहा, हैदर, पूरी रात आपने मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाई। खुद को तो बड़ा एक्सपर्ट कहते हैं, तो क्या आपको पता नहीं चला मैं शादीशुदा नहीं थी? मैंने झूठ बोला था। मैं आपके बेटे के लिए इस घर में आई क्योंकि मुझे अपने इकलौते भाई का इलाज करवाना था। मेरे पास उसके सिवा कोई सहारा नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं बच्चे को पाल लूंगी, उसका ख्याल रखूंगी और साथ ही अपने भाई का इलाज भी करवा पाऊंगी। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं शादीशुदा हूँ। हैदर के माथे पर बल तो पड़ गए, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में खुशी भी थी। जिस तरह का मर्द वह था, ऐसे मर्द अक्सर कुंवारी लड़की से शादी करके ही खुद को ज्यादा ताकतवर और संतुष्ट महसूस करते हैं। और उसने आखिरकार उसे छोड़ दिया। फिजा फ्रेश होकर बाहर आई और शीशे में खुद को एक नजर देखा। आज वह पहले से ज्यादा मैच्योर लग रही थी। उसे खुद भी हैरानी हो रही थी कि शादी के बाद वह खुद को लड़की नहीं बल्कि एक औरत महसूस करने लगी थी। उसके बाद उसका पूरा दिन आरिफ के साथ बीता। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आरिफ भी उसे आज काफी तंग कर रहा था, मगर फिर भी वह सब कुछ संभालती रही। तभी हैदर का कॉल आया। उसने कहा, आज के बाद से मेरा खाना तुम ही बनाओगी। ये तुम्हारी सजा है क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला था। आज के बाद तुम सारा दिन मेरे बेटे को संभालोगी, रात में मेरे लिए खाना बनाओगी और फिर रात मेरे साथ गुजारोगी, समझी? फिजा तो बस सिर पकड़कर रह गई। वह बोली, सर, आप किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे? मगर हैदर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। शादी को 3 दिन गुजर चुके थे और इन 3 दिनों में हैदर ने उसे एक पल भी चैन से सोने नहीं दिया था। दिन भर आरिफ उसे परेशान करता। रात को आरिफ का बाप हैदर उसे आराम नहीं करने देता। अब फिजा का दिल उबने लगा था। उसे हैदर से सख्त चिढ़ होने लगी थी। दूसरी तरफ अस्पताल में उसके भाई का इलाज पहले से बेहतर हो रहा था, जो उसके लिए एक बड़ी राहत थी। इस बार जब फिजा हॉस्पिटल गई तो आरिफ को भी साथ लेकर गई।
जब उसके भाई सलमान ने बच्चे को उसकी गोद में देखा तो हैरत में पड़ गया। उसने पूछा, ये बच्चा किसका है? अगर ये बच्चा तुम्हारे मालिक का बच्चा है तो तुम इसे अस्पताल क्यों लेकर आई हो? फिजा नर्वस हो गई। वह अपने भाई को सच्चाई बताए या नहीं। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा, ये मेरा बेटा है, मेरा सौतेला बेटा। मैं इसकी दाई माँ बनकर इसके घर गई थी, मगर इसके बाप ने मुझसे शादी कर ली है। अब वही तुम्हारा इलाज भी करवा रहे हैं। उसके भाई को जितना झटका लगना था वह लग चुका था। वह सोच भी नहीं सकता था कि उसकी बहन के लिए हालात इतने बदल जाएंगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बोला, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। दोनों बहन भाई एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे, मगर फिजा ने उसे पूरा यकीन दिलाया कि हैदर उसका बहुत ख्याल रखता है और वही उसके इलाज की सारी जिम्मेदारी उठा रहा है। डॉक्टर का कहना था कि अगर 1 महीना और ट्रीटमेंट चला तो इसका भाई पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आएगा। फिजा को इस बात की खुशी थी कि अगर कुछ ही मुमकिन हो रहा है तो हैदर की वजह से हो रहा है। वापसी पर हैदर उसे खुद लेने आया। आरिफ उसकी गोद में बैठा, कभी अपनी माँ को मुस्कुराकर देखता तो कभी अपने पापा को। फिजा ने आरिफ को चूमने के बाद हैदर का शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया सर, अगर आप ना होते तो शायद मेरे भाई का इलाज ना हो पाता। मगर वह हंस दिया। उसे किसी का शुक्रिया सुनने या किसी का एहसान लेने की आदत नहीं थी। उसने हंसते हुए कहा, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? बदले में तुम मेरे बेटे को संभाल रही हो, मुझे भी बर्दाश्त कर रही हो। तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो शायद अब तक हार मान चुकी होती। हर किसी के बस में थोड़ी होता है कि वह हैदर को बर्दाश्त करे। उसकी कड़वी कसीली बात पर फिजा अंदर तक जलकर रह गई थी। रास्ते में हैदर ने अचानक एक जगह गाड़ी रोक दी। उसने अपने बेटे को स्ट्रोलर में बिठाया और उसे लेकर मॉल की तरफ बढ़ गया। आज से पहले फिजा ने कभी मॉल के अंदर कदम तक नहीं रखा था। वो हमेशा सस्ते बाजारों से ही अपने कपड़े खरीदती आई थी और मॉल को बस बाहर से देखा करती थी। मगर आज वह शहर के सबसे बड़े और शानदार मॉल में हैदर के साथ खड़ी थी। चमचमाती लाइट्स, महंगे स्टोर्स और सजी धजी लड़कियों को देखकर उसका दिल घबराने लगा। हैदर ने पहले उसे कुछ आम कपड़े दिलाए, फिर उसे एक वेस्टर्न कॉर्नर की तरफ ले गया। खोए हुए ख्यालों में डूबी फिजा उसके पीछे पीछे चलती रही। जैसे ही उसकी नजर सामने टंगे कपड़ों पर पड़ी, वह शर्म से सहर उठी। वहां रखे कपड़े बेहद बोल्ड और ऐसे थे जिन्हें देखकर उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने शर्म से आंखें बंद कर ली। उसे लगा जैसे वह किसी ऐसी दुनिया में आ गई हो जहां वह कभी फिट नहीं हो सकती। उसने धीमी आवाज में कहा, सर, ये सब क्या है? आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे कैसी जगह पर ले आए हैं? हैदर ने सख्त कहा। अपने एक्सप्रेशन न्यूट्रल रखो। समझ में आया? इन लड़कियों को देखो कैसे अपनी पसंद की नाइटीज चुन रही हैं। तुम हैदर की बीवी हो, तुम्हारे लिए मैं खुद पसंद करूंगा। ये कहते हुए उसने ब्लैक कलर की जालीदार नाइटी उसके सामने रख दी। फिजा का चेहरा और भी लाल हो गया। वह अंदर से टूटने लगी थी, मगर बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। हैदर ने उसके लिए कई और नाइटीज भी चुन ली और पेमेंट करके सब साथ ले आया। फिजा ने मन ही मन चैन की सांस ली कि आखिरकार वे घर लौट आए। घर पहुंचते ही हैदर ने आरिफ को नौकरानी के हवाले किया और फिजा को अपने कमरे में ले गया। वहां उसने उससे कहा, मुझे ये सारी नाइटीज पहनकर दिखाओ। तुम जिसमें सबसे अच्छी लगी आज रात उसी में रहोगी। फिजा का सिर चकरा गया। वो सोचने लगी कि कोई शख्स इस हद तक जुनूनी और जिद्दी कैसे हो सकता है। ये आदमी आखिर थकता क्यों नहीं? वह सिर पकड़कर बैठ गई। मगर हैदर बार बार अलग अलग नाइटीज निकालकर उसे पहनने के लिए कहता रहा। वह बार बार बदलते बदलते थक चुकी थी। उसका शरीर और मन दोनों जवाब देने लगे थे। आखिरकार एक नाइटी में हैदर को वह पसंद आ गई। वह आगे बढ़ा और एक बार फिर अपनी जिद और अपने जुनून में डूब गया। फिजा किसी रोबोट की तरह खामोश पड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर उसकी आवाज जैसे कहीं खो गई थी। उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या उसका वजूद सिर्फ इस्तेमाल होने के लिए है? क्या औरत का सम्मान सिर्फ एक ख्वाब है? क्या मर्द औरत को सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए अपनाता है? क्या अमीर लोग सिर्फ अपनी जरूरत और अपने फायदे के लिए गरीब लड़कियों से शादी करते हैं? इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई वह अचानक ठंडी और सुन सी हो गई। हैदर ने उसे देखा और कहा, तुम्हें क्या हुआ?
मेरा साथ दो, समझ में आया? मगर फिजा बस रोती हुई उसे देखती रही और धीमी आवाज में बोली, जो कुछ करना है मेरे साथ कर लीजिए, मगर मैं थक चुकी हूँ। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ कि तुम थक गई। हैदर की आंखें हैरत से खुली थी, मगर फिजा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरी भी कुछ ख्वाहिशें थी। मैं चाहती थी कि मेरा शोहर मुझसे मोहब्बत करे, मेरी इज्जत करे। मुझे जिस्म के भूखे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं थे, मुझे उनसे नफरत थी। मगर मेरी किस्मत है कि मुझे आप मिल गए। आपने मुझे आपसे मोहब्बत करने का मौका ही नहीं दिया, बल्कि हर दिन मेरे दिल में आपके लिए नफरत और चिढ़ बढ़ती जा रही है। फिजा की बातें सुनकर हैदर चुप हो गया। उसके दिल में कई सवाल उमड़ने लगे। ये पहली बार नहीं था कि उसने ऐसी बातें सुनी थी। यही अल्फाज उसे पहले भी किसी ने कहे थे। उसकी धड़कन तेज हो गई, पर पूरा वजूद पसीने से भीगने लगा। फिजा अब भी बोल रही थी, मगर हैदर कमरे से बाहर निकल गया। फिजा के सच ने उसे अंदर तक हिला दिया था। वह सीने पर हाथ रखकर आंगन में जाकर बैठ गया। बाहर हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही थी। आंखें बंद करते ही उसे वही आवाज सुनाई देने लगी, उसकी पहली पत्नी मरियम की आवाज। वह उससे प्यार करता था, मगर प्यार के नाम पर दिन रात उसके साथ नजदीकियां बढ़ाता रहा। शुरुआत में मरियम उसका साथ देती रही, मगर धीरे धीरे वह परेशान होने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। मगर हैदर कभी नहीं रुका। वह मां बन चुकी थी, फिर भी हैदर का जुनून कम नहीं हुआ। आखिरकार तंग आकर उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया और कोर्ट पहुंच गई। हैदर को खूबसूरत औरतों का नशा था, मगर वह एक समय में सिर्फ एक औरत के साथ रहता था। जब तलाक का केस चल रहा था, वह प्रेग्नेंट थी। उसने साफ शब्दों में कहा था, तुम मेरा बच्चा मेरे पास छोड़कर जाओगी, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हैदर ने सोचा था कि शायद वक्त के साथ मरियम वापस लौट आएगी, मगर वह अटल रही। बच्चा होते ही उसने बच्चे को उसकी माँ के पास भिजवा दिया और तय समय के बाद दूसरी शादी कर ली। कई महीने गुजर गए थे। हैदर ने ठान लिया था वह दोबारा शादी नहीं करेगा, मगर फिजा दूसरी औरत थी जिसने उसकी जिंदगी में आकर उसे प्यार का असली एहसास दिलाया। उसे महसूस हुआ कि मरियम से उसे असल में प्यार नहीं था, वो तो सिर्फ उसके जिस्म का दीवाना था। मगर फिजा से उसे सच्चा प्यार हुआ था। आज फिजा की आंखों में आंसू देखकर उसे एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। उसे अपनी बीवियों की तकलीफ का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ था। वह पूरी रात सो नहीं सका। सुबह बिना नाश्ता किए वह ऑफिस चला गया। पीछे फिजा डर और अनिश्चितता में डूबी हुई थी। उसे डर था कि कहीं हैदर गुस्से में उसके भाई का इलाज रुकवा ना दे। उस रात जब हैदर घर लौटा तो उसने देखा कि फिजा एक तरफ बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस हालत में देखकर वह उसके करीब चला आया और नरम आवाज में बोला, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है? अस्पताल में तुम्हारा भाई ठीक है ना? ये सुनते ही फिजा घबराकर उठी, हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके सामने बहुत बुरा बोल दिया था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं शर्मिंदा हूँ। आप मेरे साथ जो चाहें कर लें, मगर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी कि आपने मेरे भाई के इलाज के लिए इतने पैसे खर्च किए हैं। मैं वादा करती हूँ कि दोबारा कभी आपको कुछ गलत नहीं कहूंगी। वो लगातार रोती जा रही थी, मानो अपने हर आंसू के साथ अपनी गलती धोना चाहती हो। मगर इस बार हैदर को गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसने धीरे से फिजा को अपने सीने से लगा लिया और बोला, नहीं, अब तुम खुद को दोष मत दो। बस वादा करो कि दोबारा ऐसे शब्द नहीं कहोगी। और आज मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं भी वादा करता हूँ कि जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं होगी, मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। सच में मुझे तुमसे प्यार हो चुका है। तुम मेरे बच्चे की माँ हो और मेरे प्यार की सच्ची हकदार हो। उस पल फिजा को लगा कि शायद वह बस यूं ही कह रहा है, मगर वक्त के साथ उसने वाकई ही खुद को बदलना शुरू कर दिया। अब वह फिजा की मर्जी के बिना उसके करीब नहीं आता था, यहाँ तक कि उसे छूने से भी बचता था। धीरे धीरे वह वैसा बन गया जैसे फिजा हमेशा चाहती थी, समझदार, सम्मान देने वाला और प्यार करने वाला। 1 महीने के भीतर उसका भाई भी ठीक होकर घर लौट आया और फिजा जानती थी कि ये सब हैदर की वजह से ही मुमकिन हुआ था। कुछ महीने बाद फिजा ने आईने में खुद को देखा तो वह हैरान रह गई। कुछ ही महीनों में वह पहले से कई ज्यादा सेहतमंद, आत्मविश्वासी और आकर्षक लगने लगी थी। कमजोर और दुबली फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार इंसान को अंदर और बाहर दोनों तरह से बदल देता है।
वो हल्की सी मुस्कुराई ही थी कि हैदर वहां आ गया। वह उसकी गर्दन के पास झुका, मगर फिर खुद को रोकते हुए बोला, माफ करना, तुम्हारे वजूद की खुशबू मुझे बेचैन कर रही थी, इसलिए पास आ गया। वह पीछे हटने लगा, मगर फिजा ने उसका हाथ थामकर उसे अपने करीब कर लिया और मुस्कुराकर बोली, नहीं, अब और दूर मत जाइए। मैं चाहती हूँ कि आज की रात हमारे लिए यादगार बन जाए। हैदर भी शायद इसी पल का इंतजार कर रहा था। वह उसे अपनी बाहों में भरकर बिस्तर तक ले आया। कुछ देर दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती रही। बीते हुए गिले शिकवे और दर्द के किस्से पीछे छूटते गए और फिर दोनों ने एक दूसरे पर अपना सच्चा प्यार लुटाया। अब उनके बीच ना शिकायतें थी, ना नाराजगी, बस समझ, अपनापन और एक नई शुरुआत की खुशबू थी। उनकी जिंदगी में आखिरकार सुकून और खुशियों की सुबह आ चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगली कहानी की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली इमोशनल और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। राधे राधे।